सभी को दीपावली का घना घना राम राम सा। और कैसे रही आपकी दीपावली? एकदम मस्त स्वस्थ मज़े में रही तो सगड़ा ने हमारी तरफ से प्रणाम कहना आपको। और ये दीपावली आपके लिए मंगलमय हो, दीपावली सिलेक्शन वाली हो, ऐसी कामना के साथ में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी को मिले और आप जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें और निश्चित रूप से आप लोग सफल हो, ऐसी कामना के साथ में आज के सेशन को प्रारंभ कर रहे हैं। सभी तैयार हो तो एक बार जय हिंद लिख करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिएगा और सभी कमेंट बॉक्स में आज तो राम राम में लिख दीजिए सभी, ठीक है। तो करते हैं शुरू आज के इस शानदार सेशन को। भाई हो जाओ सभी तैयार। देखें, मुझे पता है आपके अभी जो है दीपावली का खुमार आपसे उतरा नहीं है, लेकिन पढ़ाई तो भाई साथ में करनी ही पड़ेगी, सही है ना? हाँ, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है आज के सेशन का। भाई सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। भाई दयानंद सरस्वती एक तरफ, खुदाई खिदमतगार खान यानी उपनाम गुरु पे या किसकी स्थापना की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर। तो आपको ज़्यादा याद हो या नहीं हो, ये तो पक्का याद है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतकार की स्थापना की थी, देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्व बोधिनी की सभा की स्थापना की थी। अर्थात ये आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। बिल्कुल सभी को ध्यान रखना है आपको कि राजा राम मोहन राय जिन्हें आधुनिक भारत का समाज सुधारक का प्रथम समाज सुधारक कहा जाता है इनको, और ब्रह्म समाज की स्थापना आपको पता है 1828 ईस्वी में हुई थी और आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। और जो तत्वबोधिनी 1867 वगैरह, तो अलग अलग जो टाइम में जो महान ये विद्वान हुए थे। राजा राम मोहन राय जो है इनमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है भाई, राजा राम मोहन राय, जिनके प्रयासों से 1829 ईस्वी में जो है सती प्रथा को कानूनी अपराध घोषित किया गया था भाई, और कानून की धारा 17 के तहत सती प्रथा को कानूनी अपराध माना गया है। सती प्रथा का जो प्रथम प्रमाण अपन को प्राप्त होता है वो कहां से मिलता है रे? तो ये मिलता है अपन को 510 ईस्वी, जो भानुगुप्त का एरण अभिलेख है, भानुगुप्त का एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। जबकि सती होने का अंतिम प्रमाण अपन को कहां से मिलता है भाई? अंतिम मिलता है दिवराला गांव सीकर से, सीकर से, जो 1987 ईस्वी में रूप कंवर अंतिम सती होने वाली महिला थी भाई, रूप कंवर। तो ये आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दयानंद सरस्वती जी, जिनके द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो, स्वराज स्वधर्म, ये वर्ड यूज करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे भाई। अगला क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट, ये रहा, किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है भाई? किस वायसराय को? लॉर्ड कैनिंग को, डलहौजी को, कर्जन को, या फिर लॉर्ड मिंटो को? किस भारतीय वायसराय को राष्ट्रीय आपके भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? जल्दी से बता दीजिए। राइट आंसर आपका यहां पर क्या होता है? सभी का उत्तर आना चाहिए भाई। तो देखो, यहां राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन भाई। लॉर्ड कर्जन आपको पता होना चाहिए 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक वायसराय रहा था। और इसी के समय एक तो 1905 ईस्वी में हुआ था बंगाल विभाजन, सबसे बड़ी घटना जो हुई थी बंगाल विभाजन, जिसका भारतीयों ने विरोध किया था। लॉर्ड डलहौजी, जिसे भारतीय रेलवे सेवा का जनक कहा जाता है भाई, भारतीय रेल सेवा का जनक, हड़प नीति का जनक, रेल सेवा जनक। इसी के समय 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में पहली बार रेल चली थी भाई। कहां से कहां तक? ठाणे से मुंबई,
के मध्य ट्रेन चली थी। और लॉर्ड कैनिंग दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग जो भारत के प्रथम वायसराय हुए थे, प्रथम वायसराय, और कैनिंग के समय हुई थी 1857 की क्रांति भाई, सबसे बड़ा घटनाक्रम, जिसका नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर। और कैनिंग ने फिर 1858 ईस्वी में मुगल बादशाह के पद को कर दिया था समाप्त, और बहादुर शाह जफर को भेज दिया था रंगून में काले पानी की सजा दे दी थी, जहां उसकी डेथ हो जाती है। और कैनिंग ने ही भारत में 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और कंपनी को ट्रांसफर कर दिया कहां पर, इंग्लैंड में। तो यहां आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, लॉर्ड कर्जन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट ये रहा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो पारित हुआ था और इसका मूल उद्देश्य क्या था, यह भी बताना है। 1999, 1773, 1765 या 1784। 1773 में एक एक्ट आया था, कौन सा, रेगुलेटिंग एक्ट, भाई ध्यान रखो आप लोग, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इस एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स जो है, वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। हेस्टिंग्स के समय इसी एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में भारत में पहली बार एक कोर्ट की स्थापना हुई थी, जिसका नाम था अपेक्स कोर्ट। कहां पर खुला था ये, कोलकाता में। और यही अपेक्स कोर्ट वर्तमान में क्या कहलाता है, भारत का सुप्रीम कोर्ट कहलाता है, दिल्ली, याद रहे। फिर इसी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय दोस्तों भारत का पहला समाचार पत्र आया था, द बंगाल गजट। ये कौन कर रहे हैं इतनी आवाजें, हाँ सभी ध्यान रखें भाई। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, फिर बंगाल गजट। और बंगाल गजट जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था, जेम्स ऑगस्टिन हिक्की के द्वारा, जेम्स ऑगस्टिन हिक्की के द्वारा। याद रखें इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कार्यों को 2 पार्ट में बांट दिया गया था, याद रखें आप लोग, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखो इसके तहत क्या हुआ था, जो 3 प्रेसिडेंसी थी आपको पता होना चाहिए मैन उस समय, कौन कौन सी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, इन तीनों का विलय बंगाल में कर दिया गया था, एक ही प्रेसिडेंसी बना दी तीनों को। आगे चलकर के बाद में भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत इनको वापस अलग अलग कर दिया था। तो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी उस सबका विलय किस में कर दिया गया, बंगाल को एक में, बंगाल में रख दिया गया था। और फिर 1784 ईस्वी में आता है पिट्स इंडिया एक्ट। ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था जिसका नाम था विलियम पिट, विलियम पिट, जिसके नाम से इसका नाम रखा गया था पिट्स इंडिया एक्ट। याद रखें कि इसका मेन उद्देश्य था कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना, भाई कमियों को दूर करना, यह इसका मेन उद्देश्य रहा था। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1784 ईस्वी बिल्कुल आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ अगला क्वेश्चन ये रहा नेक्स्ट, टिप्पू सुल्तान की राजधानी जहां 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है, वायनाड, हम्पी, श्रीरंगपट्टम या वाडियार। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, आपको पता होना चाहिए। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे मेन, कितने युद्ध हुए थे भाई, 4। जो प्रथम हुआ था 1767 से 69 में, जिसका नेतृत्व कर रहा था कौन, खुद हैदर अली। और दूसरा 1780 से 84, इसका नेतृत्व भी हैदर अली कर रहा था। लेकिन 1782 में जो है हैदर अली की
मृत्यु हो जाती है भाई, हैदर अली की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर संभालता है कौन, इसका बेटा टिप्पू सुल्तान। और फिर आगे चल करके तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 92। किस किस के मध्य होता है भाई, अंग्रेज और टिप्पू सुल्तान। इसमें टिप्पू सुल्तान कर रहा था नेतृत्व, और श्रीरंगपट्टम संधि के तहत युद्ध विराम हो जाता है, राजधानी जो थी इनकी। और फिर होता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, जिसमें टिप्पू सुल्तान की मृत्यु होती है और मैसूर का विलय जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य में हो जाता है। मैसूर कर लेता है सहायक संधि। दूसरी रियासत है जिसने सहायक संधि की थी, पहली कौन सी थी, हैदराबाद, जिसने 1798 में, और दूसरी है मैसूर भाई। तो श्रीरंगपट्टम आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है भाई। और हम्पी जो कि है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी में जो हरिहर बुक्का के द्वारा स्थापित किया गया था, हरिहर बुक्का, जिसके अवशेष अपन को तुंगभद्रा नदी के किनारे मिले हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर के अवशेष मिले हैं अपन को। कहां पर है वर्तमान में, कर्नाटक में भाई। और 50 रुपए का जो नोट है उस पर हम्पी का ही चित्र अंकित है वर्तमान में। वायनाड केरल है ही। अगला क्वेश्चन, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी भाई, श्यामजी कृष्ण वर्मा जी, लाला हरदयाल, राजा राम मोहन राय, या दादा भाई नौरोजी। बताओ देखे, 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। हाँ, देखो लाला हरदयाल और मेहराब खान जो है, मेहराब खान, इनके द्वारा स्थापना की गई थी गदर पार्टी की, गदर पार्टी की। और ये जो कार्य किया गया था, ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी जिनको ओल्ड ग्रैंड मैन, और याद रखना ब्रिटेन की पार्लियामेंट में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय सदस्य कौन है, दादा भाई नौरोजी, ओल्ड ग्रैंड मैन। और इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक है। राजा राम मोहन राय, जिनको आधुनिक भारत का प्रथम समाज सुधारक कहा जाता है, पत्रकारिता आंदोलन का जनक कहा जाता है, और इन्हीं को दोस्तों प्रभात का तारा भी कहा जाता है। तो डी आपका दादा भाई नौरोजी बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ देखे, यूरोपीय कंपनियों के संदर्भ में सम्मिलित कीजिए। देखे, हाँ, निर्यातित वस्तुएं और संबंधित स्थान। कच्चा रेशम कहाँ होता था, साल्ट पीटर, नील, या कपड़ा। तो आप सभी को ज्ञात हो, कच्चा रेशम जो है ये होता है दोस्तों बालासोर ओडिशा, और साल्ट पीटर जो है ये होता था बिहार, और नील जो है ये होता था गुजरात, और कपड़ा जो है ये कोरोमंडल तट। यानी कि राइट क्या हो गया आपका यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। ए। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में से सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, बताओ देखें। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़, लेटराइट। नो डाउट जलोढ़ मिट्टी भाई सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो है। काली मिट्टी जो है ये तो कपास के उत्पादन के लिए है, आप सभी को पता ही है, कपास उत्पादन के लिए मालवा प्रदेश में देखने को मिलती है अपन को। और जलोढ़ मिट्टी कौन सी है, जो नदियों का जो बहाव क्षेत्र होता है ना, नदियों का बहाव क्षेत्र के किनारे जो दलदली मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। अगला क्वेश्चन, ये आपको पूरी मिट्टियां जो है इसके अंदर दर्शाई गई है।
ये देखो जो आपको ग्रीन रंग जो नजर आ रहा है, देखो ये कौन सी है, पर्वतीय जो मृदा है पहाड़ी क्षेत्र की। और इसके बाद में जो ये नदी ये आपको है, ये जलोढ़ है, ये नदियों का बहाव क्षेत्र, इस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पर ध्यान रखो आप लोग। ये गंगा का, यमुना का, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती नदी वगैरह जो है उनका क्षेत्र। और ये जो क्षेत्र है ये लाल और पीली, ठीक है। इसके बाद में ये जो है ये काली मिट्टी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में जो है। और ये हो गई आपके जो येलो येलो नजर आ रही है ना, ये आ गई आपके शुष्क मृदा। और बाकी जो ये आपके बच गई है इस तरफ, ये जो है ये हो गई आपके लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट ये हो गई। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट, ये रहा। संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्देशिका में वर्णित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का आदर्श फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। 42वां संविधान अधिनियम द्वारा समाजवादी शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित किया गया था। तो बिल्कुल गलत बात है भाई, पहला और दूसरा इसके अंदर राइट है, केवल 1 और 2, केवल 1 और 2 बिल्कुल सही है। यानी उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है वो हमने कहां से वर्णित किया भाई? हाँ, प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय देती है, ध्यान रखो आप लोग, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय भाई। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भाई, ध्यान रखो आप लोग। फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। इसके अलावा फ्रांस की क्रांति का जो आदर्श है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। देखो याद रखो आप लोग, थोड़ा सा इसमें देखना एक बार कि उद्देशिका में ये लिए तो है तो फ्रांस से ही है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये फ्रांस की क्रांति से आदर्श वाक्य नहीं थे। फ्रांस की क्रांति के जो आदर्श वाक्य थे वो क्या रहते? वो रहते बंधुता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता व बंधुता, ये तीनों वर्ड जो है ये आपके फ्रांस की क्रांति का आदर्श वाक्य था, ठीक है ना। इसलिए इसके अंदर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा भाई, 2 और 3, ये गलत हो जाएगा। और 26 नवंबर को जो है अपना संविधान जो है पूर्ण रूप से बनकर तैयार नहीं हुआ, लेकिन लगभग बनकर के तैयार हो गया था। इसीलिए 26 नवंबर को जो है मैंने 26 जनवरी यहां पर देखा था, तो 26 नवंबर जो है विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, संविधान दिवस। क्योंकि इसी दिन प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, गणतंत्रात्मक राज्य घोषित करने के लिए है ना 26 नवंबर 1949 को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी विक्रमी 2006 को एतद द्वारा ये घोषणा करते हैं और अपने संविधान को जो है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। पूरा पढ़ते हैं ना अपन प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को ऊपर 26 नवंबर को 284 मेंबर ने हस्ताक्षर कर दिए थे भाई, तो ये भी राइट हो गया। और 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, तो ये 42वें संशोधन समाजवाद, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष एक ही है, और अखंडता, ये 3 वर्ड ऐड हुए थे भाई। आज तक प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, ये भी ध्यान रखें। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता तीनों वर्ड जोड़े गए थे। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976, जब भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी भाई। तो 2 और 3 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है ए। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, ये रहा भाई। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली प्रारंभ की थी? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली जो है वो भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे अपन बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जिसके तहत मुसलमानों को अलग से मतदान का अधिकार दिया गया था। 1900 अधिनियम 1919 जो है इसे बोलते हैं अपन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट,
और इस एक्ट के तहत आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो है यूपीएससी की स्थापना हुई थी ली कमीशन की सिफारिश पर आगे चलकर 1 अक्टूबर 1926 को ली समिति की सिफारिश पर 1861 के तहत भारत में 3 हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। 1862 में आगे चल करके कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास भारत परिषद 1862। तो यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लो भाई राइट आंसर। तो अभी दीपावली का धमाका चल रहा है आपके लिए, आपकी खिदमत में हाजिर है दोस्तों। एसएससी और रेलवे के अपने जितने भी कोर्सेज है उत्कर्ष ऐप में, उन सब पर आपको मिल रहा है अप टू 90% तक का डिस्काउंट, प्लस जो अपने टॉप कोर्सेज है उन पर 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जिसके लिए आपको यूसी 13 कूपन कोड यूज करना है। कोर्स की वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहने वाली है। और अगर आप इन कोर्स को खरीदते हो और इसी कोर्स में आपका अंतिम रूप से चयन हो जाता है तो फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको पूरी फीस वापस रिफंड करेंगे विद साथ में माला और जो है मिठाई खिला करके। याद रखें आप लोग, तो प्रयास करो पूरी फीस वापस दो। हम भी चाहते हैं पूरी फीस वापस ले हुए हमसे, लेकिन इसके लिए आपको फाइनल सिलेक्शन की जो ज्वाइनिंग लेटर है वो हमारे पास लेकर के आना होगा। और दीपावली के इस अवसर पर दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फ्रॉम जयपुर क्लासरूम स्टैंडर्ड 1200 रुपये में और 2400 रुपये में प्राइम कोर्स मिल रहा है। एसएससी जीडी का 1200 रुपये में स्टैंडर्ड और 2400 रुपये में प्राइम कोर्स आपके लिए जयपुर क्लासरूम। और बेमिसाल रीजनिंग मैथ जो अक्षय सर का है, अक्षय बैच 500 रुपये में स्टैंडर्ड और 950 में दोस्तों प्राइम कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। एसएससी और रेलवे मास्टर पास 3000 रुपये में है। और रेलवे के स्टैंडर्ड कोर्स जो डी लक्ष्य ग्रुप अपना चल रहा है 1000 रुपये में प्राइम कोर्स है। एसएससी एमटीएस का 600 रुपये स्टैंडर्ड और 1100 रुपये में प्राइम कोर्स है। साथ में ही एसएससी सीजीएल फाउंडेशन बैच जो है 2300 रुपये स्टैंडर्ड और 4300 रुपये प्राइम कोर्स है। एसएससी सीजीएल फाउंडेशन सुदर्शन बैच जो अपना फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम है 2300 रुपये और 4300 रुपये प्राइम कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। साथ में एसएससी सीएचएसएल 60 डेज बैच, एसएससी सीपीयू 60 डेज बैच, साथ में ही आरआरबी एनटीपीसी एक्सप्रेस 3.0 बैच और आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट का जो है ये बैच आपके लिए अवेलेबल है उत्कर्ष ऐप में। साथ में ही आप सबका पसंदीदा भी बैच दिल्ली पुलिस कांस्टेबल गौरव बैच भी आपके लिए दोस्तों 479 और 879 रुपये प्राइम कोर्स आपके लिए अवेलेबल है उत्कर्ष ऐप में। और जितनी भी उत्कर्ष की अपनी टेस्ट सीरीज है उन सब पर आपको मिल रहा है अप टू 90% तक का डिस्काउंट। तो आज ही दोस्तों अपने मोबाइल में उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल करो और शानदार और लाजवाब फीचर के साथ में और बढ़िया तरीके से दोस्तों मेहनत को अपना हथियार बना लो, तो जिंदगी आपके सफलता जो है आपके कदम चूमेगी। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को ऋण सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए 1982 में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना हुई थी? बताओ देखे, नेडफी, सिडबी, इप्सी या फिर नाबार्ड? तो राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड भाई। आप सभी को पता है कि इंदिरा गांधी सरकार के समय शिवरमन समिति की सिफारिश पर भाई, शिवरमन समिति की सिफारिश पर जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में भाई, मुंबई इन महाराष्ट्र भाई, करेक्ट है। डी आपका यहां पर राइट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट ये रहा, कैलिफोर्निया का पर्वत विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत कौन सा है? ब्लैक फॉरेस्ट, वोसजेस, साल्ट रेंज या सिएरा नेवादा? दोस्तों कैलिफोर्निया कहां पर है रे? कैलिफोर्निया दोस्तों अमेरिका में, और कैलिफोर्निया को अपन बोलते हैं दूसरे नाम में साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, और विश्व की सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं इसको, सिलिकॉन वैली। कैलिफोर्निया जो शहर है इसी को बोलते हैं विश्व की इलेक्ट्रॉनिक सिटी। जैसे भारत में बेंगलुरु है ये ना, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। ये सभी नाम किसके हैं दोस्तों? कैलिफोर्निया के ही है। और
यहां आपको ध्यान रखना है भाई, सिएरा नेवादा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है भाई। अगर मैं आपसे बात करूं विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो आपका उत्तर हो जाएगा एंडीज। क्या हो जाएगा रे, एंडीज। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है ही, आपको पता है सबको। विश्व की प्राचीनतम वलीय पर्वतमाला कौन सी है, प्राचीनतम वलीय पर्वतमाला, तब आपका उत्तर क्या होता है, तो आपका उत्तर होता है अरावली। याद रखना, हिमालय नवीनतम है, अरावली प्राचीनतम है। तो डी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो वो है पामीर का पठार, जिसे विश्व की छत कहा जाता है। ठीक है, तो डी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। और इसी के साथ में आज का सेशन जो है, अब दीपावली का पर्व चल रहा है तो बढ़िया धूमधाम से दीपावली भी मनाओ, साथ साथ में पढ़ते भी रहो। सेशन को विराम करते हैं। और दोस्तों कि 24 तारीख को 2 दिन बाद में आपके जो ये अपना जो उत्कर्ष में जो चल रहा है शानदार और लाजवाब कोर्स का जो ऑफर, ये ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आज ही अपने मोबाइल में जो भी आपके भाई बंधु तैयारी करते हैं उनको अवश्य बताइएगा और उत्कर्ष ऐप के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को सुदृढ़ अवश्य बनाइएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक दीजिए आप लोग मुझे इजाज़त। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी को पुनः दिवाली का राम राम सा।